हेलो एवरीवन अगेन। आज हमारी वीडियो का टाइटल है द लीस्ट अंडरस्टूड वैल्यू ऑफ सीपेक, इट्स रोल व्हेन द ग्लोबल फाइनेंशियल अर्थक्वेक विल स्ट्राइक इन 2018। यानी हम ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल अर्थक्वेक स्ट्राइक करेगा 2018 में, यानी तकरीबन एक साल के बाद, एक डेढ़ साल के बाद, और डेफिनेटली अगले 2 साल के अंदर। और उस वक्त सीपेक की वैल्यू जो है वो लोगों को समझ में आएगी। और वो क्या वैल्यू है, आइए इसको समझते हैं। देखें, दिस इज़ अ पिक्चर विच शोज़ फेडरल डेट हेल्ड बाय द पब्लिक एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यूएस का डेट है, यानी वो कर्ज जो यूएस के पब्लिक ने यानी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है। और ये तकरीबन इस वक्त 2017 के करीब के अंदर तकरीबन 90% ऑफ यूएस जीडीपी हो चुका है। और ये फ्यूचर 2025 तक अपवर्ड ट्रेंड करता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक पिक्चर है, बिकॉज इट सेज कि पूरी की पूरी जो यूएस इकॉनमी है वो कर्ज़े पे चल रही है और ख़ुद वो बैंकरप्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे एनालिस्ट्स और इकोनॉमिस्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉल क्रेग रॉबर्ट्स, जिनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी अरसे से, सन तकरीबन 1997 से वो लिख रहे हैं कि ये क्राइसिस आएगा, डेट बढ़ेगा और ये फाइनेंशियल मार्केट्स और यूएस के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। सिमिलरली एक और एनालिस्ट हैं जिनका नाम है जेम्स रिकर्ड्स। उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं, 2011 से लिख रहे हैं, और इसी किस्म की बात उन्होंने की है। करेंसी वॉर्स, द डेथ ऑफ मनी, द रोड टू रूइन, वगैरह वगैरह। फिर पीटर शिफ एक और इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है द यूएस डेट बॉम्ब इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड। और फिर एक और इकोनॉमिस्ट हैं नोमी प्रिंस, उन्होंने भी प्रोडिक्शन दी है कि गोल्ड ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, और डॉलर की वैल्यू जो है वो कोलैप्स के करीब चली जाएगी। तो ये इकोनॉमिस्ट्स हैं जिन्होंने तकरीबन सब ने प्रोडिक्ट किया है कि इन द रीजन ऑफ 2018, 2018 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट होगा, जो प्रीवियस क्राइसिस से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। यानी प्रीवियस क्राइसिस 2008 में जो हुआ था उससे ज़्यादा ख़तरनाक। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्लोबल क्राइसिस जो है वो पिछले 20 सालों में हुए कौन से हैं। पहला क्राइसिस जो पिछले 20 सालों में है वो 98 में हुआ था। उसको क्विकली ज़रा रिकैप करते हैं। 2 जुलाई 97 को थाईलैंड ने अपना पेग तोड़ा था डॉलर के अगेंस्ट, जिसके फ़ौरन बाद थाई करेंसी बात जो है वो 20% ड्रॉप हुई थी। इमीडिएटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दे पुल्ड देयर मनी आउट ऑफ थाईलैंड और ग्लोबल पैनिक क्रिएट हो गया। 14 अगस्त 97 को इंडोनेशिया ने अपना पैग तोड़ा डॉलर के साथ करेंसी का, और फिर रुपया जो है इट वेंट इनटू फ्री फॉल। 27 अक्टूबर 97 को डाउ जोन्स जो है वो गिरी 554 पॉइंट्स, बिगेस्ट वन डे पॉइंट लॉस एवर। आईएमएफ ने फिर प्रोवाइड किया कैश टू कोरिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, ताकि ये क्राइसिस जो है वो आर्जी तौर पे ख़त्म हो जाए। 17 अगस्त 98 को लेकिन फिर भी रशिया ने डिफ़ॉल्ट किया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डेट के ऊपर, यानी जो उसने कर्जे लिए हुए थे दूसरे मुल्कों से। और उससे बचने के लिए उसने रूबल, यानी जो उसकी करेंसी थी, उसको डी वैल्यू कर दिया अगेंस्ट द डॉलर। और ये काफ़ी हैरानकुन शॉक था दुनिया के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल डेट पे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरनल डेट को आप रिजॉल्व कर सकते हैं करेंसी प्रिंट करके, लोकल रूबल्स प्रिंट करके, जो कि रशिया ने नहीं किया उस वक्त। तो ये थोड़ा सा लोगों के लिए हैरानकुन था एंड क्रिएटेड शॉक्स इन द मार्केट। ऑब्वियसली रशिया जो है वो अपने आप को बचा रहा था फ्रॉम इन्फ्लेशन, जो कि करेंसी प्रिंटिंग से होती है। 29 सितंबर 98 को एक हेज फंड था यूएस में, $4 बिलियन हेज फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, LTCM, जो सडनली कोलैप्स कर गया। अच्छा, हेज फंड क्या होते हैं? हेज फंड आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड बेचती हैं नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस को। और वो इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स का या इंश्योरेंस कंपनीज का रिस्क एब्जॉर्ब करती हैं, और वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं वो समझती हैं कि हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन जब LTCM कोलैप्स हुआ 29 सितंबर 98 को, तो दुनिया को ये फर्स्ट टाइम पता चला कि असल में जो हेज फंड्स होते हैं वो खुद बड़े रिस्की होते हैं। तो ये समझना कि एक हेज फंड में इन्वेस्ट करके हम अपने रिस्क को टाल देंगे, ये बिल्कुल ही एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन साबित हुई फर्स्ट टाइम।
और चूंकि हेज फंड्स नॉर्मली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग करते हैं विच मींस कमोडिटीज़ एंड फ्यूचर्स इंडेक्सेस पे चलते हैं, तो उसकी मैथमेटिक्स बड़ी मुश्किल और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है इवन फॉर द सेंट्रल बैंकर्स। तो जो रूट कॉज पता चला 98 का, जो कंटेजन जिसको कहते हैं, जो ये पूरी आपको मैंने ऊपर चीज़ें बताई हैं, वो ये था कि जो डेरिवेटिव्स की डेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो कि हेज फंड्स इस्तेमाल करते हैं, उसको समझ नहीं आता किसी को। तो जब क्राइसिस होता है तो काउंटर पार्टीज़ आपस में पता नहीं कर सकती कि हमारा रिस्क कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, इसलिए उनको पता नहीं होता कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ये बड़ा मुश्किल मसला था। खैर ये 98 गुजर गया और उसके बाद फिर चूंकि आईएमएफ ने इंटरवेंशन वगैरह की थी तो ये क्राइसिस जो है वो आर्जी तौर पे टल गए। लेकिन फिर 10 साल के बाद और चीज़ें सामने आई जिसने शो किया इस क्राइसिस को दोबारा। 30 जून 2007 को ये पता चला कि जी पिछले 6 सालों में जो ग्रॉस नोशनल वैल्यू है ऑफ ऑल ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स हेल्ड बाय मेजर बैंक्स, अच्छा नोशनल वैल्यू होती है वैल्यू बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस, तो डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू है वो ग्रो कर गई थी फ्रॉम 100 ट्रिलियन डॉलर्स टू 500 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जिसकी वजह से एलटीसीएम जैसे हेज फंड कोलैप्स हुए थे 98 में, वो उस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स दोबारा हो रही थी। यानी कि रेगुलेटर ने कोई ख़ास लेसन सबक नहीं सीखा 98 के कोलैप्स के बाद। उसके बाद 16 जुलाई के हफ्ते में दो हेज फंड्स थे, जो एक कंपनी बेयर स्टर्न्स थी उसको स्पॉन्सर करती थी, वो कोलैप्स हुए। 9 अगस्त 2007 को जो एक फ्रांस का बैंक था बीएनपी पारिबा, उसने रिडेम्पशन सस्पेंड कर दी 3 फंड्स पे जो सब प्राइम मॉर्गेज एसेट्स में इन्वेस्ट करती थी। यानी वो कंपनियां जो घर बनाने के लिए लोगों को कर्ज़े देती थी, लेकिन जिन लोगों को वो कर्ज़े दे रही थी वो क्रेडिट वर्दी नहीं थे, यानी वो उनके पास पैसे वापस करने की सकत नहीं थी। तो वो वाले फंड्स जो थे वो इंसॉल्वेंट हो गए और बैंक ने उनकी रिडेम्पशंस को रोक दिया। फिर 12 से 16 मार्च 2008 में जो यूएस का इन्वेस्टमेंट बैंक था बेयर स्टर्न्स, वो ख़ुद कोलैप्स हो गया इसी किस्म की सब प्राइम मॉर्गेज की वजह से। और फिर 24 जुलाई 2008 को फैनी मी और फ्रेडी मैक, दो बड़ी कंपनीज थी जो कि गवर्नमेंट ओन्ड थी, जो कि मॉर्गेज लेंडिंग करती थी यूएस में, वो भी कोलैप्स कर गई। ये दूसरी बात है कि यूएस गवर्नमेंट ने उनको बचा लिया, लोगों से पैसा लेकर उन कंपनियों में डाल के उनको बचा लिया थ्रू हाउसिंग एंड इकोनॉमिक रिकवरी एक्ट ऑफ 2008। 15 सितंबर 2008 को लीमन ब्रदर्स जो है, जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी थी दुनिया की, वो बैंकरप्ट हो गई और ये दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बैंकरप्सी थी। तो 2008 का जो ये क्राइसिस गुजरा, इसका रूट कॉज था कि जो रेगुलेटर्स थे वो 98 के क्राइसिस के बावजूद समझ नहीं पाए कि रिस्क जो है वो किस तरीके से बांटा जाता है थ्रू हेज फंड्स, और चूंकि उनको समझ में नहीं आता था कि ये रिस्क की मैनेजमेंट किस तरह हो रही है, इसलिए वो उसको रेगुलेट नहीं कर पाए। लिहाजा ये मैसिव ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैशेस, स्टॉक्स और वेल्थ लॉसेस हुए, जिसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको हम देखते हैं, क्योंकि बहुत से इकोनॉमिस्ट हमें यही बता रहे हैं कि अभी भी सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स ने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा है और अगला फाइनेंशियल क्राइसिस 2018 में आ जाएगा, जो कि 2008 के 10 साल, क्योंकि 10 साल की साइकिल पे आता है। तो लेट्स सी कि वो क्या इश्यूज़ हैं। देखें, हुआ ये कि कुछ और इवेंट्स भी हुए बीच में। 2012 में साइप्रस का बैंकिंग क्राइसिस हुआ। उसमें यह हुआ कि दो साइप्रस के लीडिंग बैंक्स जो थे वो इंसॉल्वेंट हो गए। ज़ाहिर बात है उन्होंने लोन्स दिए होंगे जो जो बैड लोन्स बन गए होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो कि इन बैंक्स को गवर्न करती थी, उन्होंने जो डिपॉजिटर्स का पैसा था वही जब्त कर लिया अपने आप को बचाने के लिए। ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी। डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा रखा बैंक के पास फॉर सेफ कीपिंग, और जब उन बैंक्स कोलैप्स कर गए, यानी कि उन्होंने गलत लोन्स दे दिए जो कि बैड लोन्स बन गए, तो बैंक्स ने जो है वो डिपॉजिटर्स का पैसा ही जब्त करके उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि हाँ, 47.5% ऑफ द अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स जिनकी वैल्यू 100,000 यूरो से ज़्यादा थी, उनको इक्विटी बना दिया, यानी वो मिल्कियत हो गया बैंक के मालिकान की, और इसका नाम उन्होंने दिया बेल इन।
खैर ये साइप्रस एक छोटा मुल्क था, गरीब मुल्क था यूरोप का। लोगों ने कहा यार चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा हो गया, दोबारा नहीं होगा, बड़े बैंकों में नहीं होगा, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं होगा, जर्मनी में नहीं होगा, फ्रांस में, यूके में, यूरोप में, यूएसए में ऐसा नहीं होगा, साइप्रस में होने दो, कोई बात नहीं, गरीब लोग हैं, इनका हक हम खा जाते हैं। लेकिन पता ये चला कि 15 नवंबर 2014 को G20, जो कि दुनिया के 20 सबसे पावरफुल ममालिक हैं, उन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, और उसको पावर दे दिया कि आप जब चाहें आप यही टेक्निक बेल इन वाली अप्लाई कर दें दुनिया दुनिया के किसी भी बैंक पे, जो कि आप समझते हैं सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट है। यानी ये पावर जो लोग समझे कि सिर्फ साइप्रस में इस्तेमाल हुआ था, एक्चुअली G20 ने ये पावर्स अब दे दिए हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड को, कि वो जब मर्जी चाहे किसी भी बैंक पर अप्लाई करे, यानी डिपॉजिटर्स का पैसा वो कहीं पर भी चाहे तो जब्त कर सकता है डिपॉजिटर से पूछे बगैर। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड किसके हाथ में है? दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क और बैंकों के सेंट्रल बैंक्स के हाथ में है। अच्छा, फिर 2015 में एक और क्राइसिस आया, ग्रीक बैंकिंग क्राइसिस। उसमें क्या हुआ? 12 जुलाई को ग्रीक बैंक्स जो हैं वो बंद किए गए, क्योंकि वो अपने अगेन लोन्स नहीं पे बैक कर सके टू जर्मनी। लेकिन वहाँ पर भी वही हुआ कि जो आम आदमी, आम लोग थे, उनके पैसे रोके गए थे। 23 जुलाई 2014 को जो यूएस का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है, उसने एक रूल भी अप्रूव कर दिया कि जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं वो भी, मनी मार्केट फंड क्या होते हैं? मनी मार्केट फंड्स आर बेसिकली म्यूचुअल फंड्स जिसका रेट ऑफ रिटर्न गारंटीड नहीं होता। बैंक्स का रेट ऑफ रिटर्न गारंटीड होता है, ये इनका नहीं होता। सो दे आर ऑल्सो लाइक डिपॉजिट्स। लेकिन उनको भी इजाज़त मिल गई कि अगर कोई क्राइसिस आएगा तो वो उस जो पैसा जो है बेचारे इन्वेस्टर्स का, वो ये मनी मार्केट फंड मैनेजर्स जो हैं और उनके जो मालिकान हैं वो उसको ज़ब्त कर लेंगे अपने आप को बचाने के लिए। ये रूल्स पास हो चुके हैं। अच्छा, अब देखते हैं ओवरऑल। आपने देखा कि साइप्रस और ग्रीस का क्राइसिस हुआ, लोगों ने फिर भी समझा कि चलें ये यूरोप के गरीब मुल्क थे, इनका क्राइसिस हो गया। लेकिन पिछले 8 सालों में जो ग्लोबल फाइनेंस में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको समझना ज़रूरी है, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि 2018 में क्या होगा और फिर सीपेक क्यों बनाया चाइना ने, वो समझ में आएगा आपको। देखें, 2008 के बाद जो यूएस का फेडरल रिज़र्व बैंक है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स प्रिंट कर चुका है। ज़ाहिरी बात है प्रिंटिंग ऑफ मनी इसीलिए हुई है क्योंकि बैड डेट्स, यानी जब मॉर्गेज क्राइसिस हुआ या इन्वेस्टमेंट बैंक का हेज फंड क्राइसिस हुआ, तो लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म हो गई मार्केट से, क्योंकि पैसा लॉस होता है तो पैसा गायब हो जाता है। और उसके अंदर जो रेस्क्यू का मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल बैंक्स, वो ये होता है कि वो नोट छापते हैं। तो यूएस फेड जो है वो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स छाप चुका है। इसके बावजूद आप देखें कि इकोनॉमीज़ जो हैं वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही, और जगह बाद दीगरे हर गुज़रते साल के साथ डॉलर लिक्विडिटी जो है वो कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। यानी बैड डेट्स ज़्यादा हैं, बिजनेसेस कामयाब नहीं हैं, बहुत कम बिजनेसेस हैं जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो रिज़ल्ट्स आप इसके फिगर्स भी देख लें कि जो नया डेट खड़ा हुआ है, यानी कि जो नए लोन्स दिए गए कंपनीज़ को, वो उनकी वैल्यू है 60 ट्रिलियन डॉलर्स। और अगर उसमें से सिर्फ 10% भी डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी 6 ट्रिलियन, तो इवन वो अमाउंट डबल होगा ऑफ द अमाउंट जो कि नोट्स प्रिंट किए गए 8 सालों में। और ये भी आप ना भूलें कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नए डेरिवेटिव्स, वही हेज फंड जो 98 के क्राइसिस में ख़त्म हुए, क्योंकि वो रिस्की फंड्स थे और जिसके रिस्क को कोई सेंट्रल बैंक समझता नहीं था, उस किस्म के डेरिवेटिव्स अभी भी क्रिएट किए हुए हैं, और उनकी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। इसलिए इसका मतलब है कि एक बहुत ही गंभीर और एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अर्थक्वेक, फाइनेंशियल अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है जिसको समझता कोई नहीं है। तो अगर कोई बैड डेट्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ग्लोबल डॉलर लिक्विडिटी क्राइसिस होता है, तो फिर डिफ्लेशन होगी, क्योंकि जब लिक्विडिटी क्राइसिस होता है तो इन्फ्लेशन नहीं होती, डिफ्लेशन होती है। यानी मनी, पैसा जो है वो अपनी वैल्यू लूज़ करता है, और फिर बैंक फेलियर्स भी होते हैं। तो इस किस्म के शॉक्स लग सकते हैं।
फिर अब आपको स्पेसिफिकली बताएं, 15 अक्टूबर 2014 को जो यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ हैं, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है दुनिया में, उसकी जो यील्ड्स थी, उन्होंने 37 बेसिस पॉइंट्स की ट्रेडिंग रेंज के ऊपर शेक हुआ, यानी वो ऊपर नीचे गई ओवर अ पीरियड ऑफ ओनली 12 मिनट्स ऑन दैट डेट, 15 अक्टूबर 2014। ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, अनहोनी बात थी कि यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी यील्ड्स जो कि बहुत स्टेबल रहती हैं, वो 12 मिनट के अंदर 37 बेसिस पॉइंट्स ऊपर नीचे हिली, विच मीन्स कि ये कोई जल्जले की तरह की चीज़ है कि नीचे कोई लावा उबल रहा है जो अब कुछ अरसे के बाद फटेगा। 15 जनवरी 2015 को स्विस फ्रैंक जो है वो 20% सर्ज कर गया अगेंस्ट द यूरो, जब स्विस नेशनल बैंक ने अपनी स्विस फ्रैंक को अनपेग किया यूरो के साथ। अगेन देखें, करेंसी अनपेगिंग होती है, इसका कोई जब स्विस फ्रैंक और यूरो जो कि बहुत करीब करीब करेंसीज हैं, एक ही जोन में हैं, इनकी अनपेगिंग से इतने बड़े शॉक्स नहीं आने चाहिए, लेकिन 20% शॉक आया, विच अगेन मीन्स कि इस सिस्टम के अंदर बहुत सा लावा और एनर्जी है जो कि फटने को तैयार है। 10 अगस्त 2015 को चाइना के सेंट्रल बैंक ने जब युआन को डिवैल्यू किया था अगेंस्ट डॉलर, तो उसके 2 हफ्तों के अंदर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्रियल एवरेज है, 11% गिरी, 11%। और चाइना के मुल्क में से $1 ट्रिलियन कैपिटल बाहर निकल गया था अगले 8 महीनों में, तो ये भी एक फाइनेंशियल शॉक था। और फिर 23 जून 2016 को आप सब जानते हैं कि यूके ने वोट किया टू लीव द ईयू, जिसको ब्रेक्सिट वोट कहते हैं, और उसके फ़ौरन बाद पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू 1.5 से 1.32 पे आ गई चंद घंटों में, और डॉलर प्राइस ऑफ गोल्ड जो है वो चली गई ऊपर तकरीबन 5%। तो ये फाइनेंशियल शॉक्स आपको शो करते हैं कि दुनिया का सिस्टम स्टेबल नहीं था, क्योंकि अगर स्टेबल सिस्टम होता तो इस किस्म की जितनी भी ये इवेंट्स हमने आपको बताए हैं, इनका कोई बड़ा लंबा चौड़ा रद्द अमल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, विच मीन्स मार्केट्स आर वेरी वेरी डेंजरसली पॉइज्ड। अच्छा, अब ये देखें कि यूएस की गोल्ड और ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हुई 10 सालों में, 2006 ऑनवर्ड्स। देखिए, गोल्ड की जो प्राइस है वो नॉर्मली थॉमसन रॉयटर्स कमोडिटी इंडेक्स को ट्रैक करती है, यानी अगर ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड की प्राइस भी ऊपर जा रही होती है, एंड सो ऑन। और उसकी वजह यह है कि गोल्ड खुद थॉमसन रॉयटर्स कमोडिटी इंडेक्स का एक हिस्सा है। लेकिन हुआ ये कि इस केस में थॉमसन रॉयटर्स कमोडिटी इंडेक्स गया एक डायरेक्शन में, गोल्ड गया दूसरी दूसरी डायरेक्शन में। ये बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब है कि मार्केट ये कह रही थी कि गोल्ड जो है उसको अब हम कमोडिटी नहीं मानते, अब हम उसको एज मनी मानते हैं। यानी गोल्ड के अंदर कॉन्फिडेंस जो है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है एज अ वैल्यू ऑफ मनी, और उसकी वजह यह है कि डॉलर के अंदर जो कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है दुनिया के इन्वेस्टर्स का वो कम होता जा रहा है। ये शो हुआ यहाँ से। फिर ये कि दूसरी चीज़ जो देखी गई इस अरसे में, जो गोल्ड की फ़िज़िकल मकदार है वो सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो जमा कर रहे हैं अपने पास दुनिया के। इसके अंदर जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उसमें यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और रशिया ये जमा कर रहे हैं, कजाकिस्तान ऑल्सो। और होता यह है कि जब एक सेंट्रल बैंक गोल्ड लेकर उसको अपने तिजोरी या वेयर हाउस में बंद करता है, तो फिर वो ग्लोबली फ़िज़िकल सेल के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो जो सप्लाई ऑफ गोल्ड फिज़िकल सेल के लिए अवेलेबल होती है, जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग सप्लाई, वो कम हो जाती है दुनिया में। तो ये कम होती जा रही है, जिसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइस ने बढ़ना है। तो ये फिनोमेनाज हैं जो हो रहे हैं। फिर इसका ये मतलब है कि चूंकि फ्लोटिंग गोल्ड की सप्लाई जो है वो कम होगी तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। इसका ये भी मतलब है कि जब लोग अपने गोल्ड, जिनके पास गोल्ड के प्रॉमिसरी नोट्स हैं, वो गोल्ड डिमांड करेंगे, उनको गोल्ड कई दफ़ा नहीं मिलेगा। तो गोल्ड की डिलीवरी में जब अनडिलीवरी होगी तो शॉक आएगा और पैनिक फैलेगा, और उसके बाद गोल्ड एक्सचेंजेस हो सकता है ट्रेडिंग को हॉल्ट करें। अब हमने ये देखना है कि अगर ये गोल्ड मार्केट में टर्बुलेंस आती है तो इसका डॉलर मार्केट पे क्या असर होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, 2006 से 16 तक गोल्ड, और एक होता है ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी, जो कि एक यूएस गवर्नमेंट का सिक्योरिटी सिक्योर बॉन्ड होता है, 5 ईयर टिप्स कहते हैं उसको। इसकी जो प्राइस है, इसने इसके प्राइस ट्रेंड ने शो किया कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाली है आगे चलते हुए। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो एक तीसरा इंडिकेटर होता है इन्फ्लेशन का, जिसको कहते हैं 10 ईयर यूएस ट्रेजरी नोट्स, उसकी प्राइस फॉल करनी चाहिए और उसका यील्ड राइज करना चाहिए।
लेकिन हुआ ये कि ये जो 10 ईयर ट्रेजरी नोट था, इसकी प्राइस असल में क्या हुआ कि प्राइस बढ़ने लग गई और उसकी जो यील्ड है वो कम होती हो गई। यानी 6 जुलाई 2007 को उसकी यील्ड 5.2% थी, वो 8 जुलाई 2016 को उसकी यील्ड 1.3% आ गई। विच मीन्स कि 10 ईयर ट्रेजरी नोट ने कहा कि डिफ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है सामने। अब ये इंडिकेटर्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है, कुछ कह रहे हैं डिफ्लेशनरी ट्रेंड आ रहा है। ये अगेन इंडिकेट करता है कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। सारे इंडिकेटर्स आपके एक डायरेक्शन में क्यों नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टग ऑफ वॉर इसको कहते हैं, और ये एक इंडिकेटर होता है कि जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है वो फटने वाला है या वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें, आईएमएफ के स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, ये क्या चीज़ है और इसमें क्या हुआ। देखिए, आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट बेसिकली एक बास्केट ऑफ करेंसीज है जिसको मिलकर उन्होंने एक और करेंसी बनाई है, जिसको आप समझ लें सुपर करेंसी है। इस बास्केट में आता है डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो और चाइनीज़ युआन भी अब आ गया है। तो हुआ ये है कि आईएमएफ का जो स्पेशल ड्राइंग राइट है वो उसके पास ये पावर है कि अगर डॉलर कोलैप्स कर जाए दुनिया में और उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो फिर आईएमएफ जो है उस डॉलर करेंसी को रिप्लेस कर सकता है दुनिया में विद एसडीआर एज अ करेंसी। तो एसडीआर में नॉर्मली चाइना का युआन शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि चाइना ने पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा गोल्ड जमा कर लिया है अपने सेंट्रल बैंक में, लिहाजा 1 अक्टूबर 2016 को, यानी कि सिर्फ ओनली 3-4 महीने पहले, चाइनीज़ युआन को शामिल कर लिया गया है अब एसडीआर की बास्केट में। और जब आईएमएफ इंटरवीन करेगा ग्लोबल मार्केट्स में इन द इंसिडेंट्स ऑफ डॉलर कोलैप्स, जो कि सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये डॉलर कोलैप्स हो जाएगा 1 या 2 साल में, तो उस वक्त चाइना के पास भी कुछ लेवरेज होगी उस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने की। लेकिन याद रखें कि एसडीआर हर आदमी को, आम आदमी को अवेलेबल नहीं होगा। एसडीआर सिर्फ गवर्नमेंट्स को अवेलेबल होगा टू बी स्पेंट ऑन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल वेलफेयर। तो इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि डॉलर कोलैप्स करता है ड्यू टू फाइनेंशियल शॉक्स, जो कि आपने देखा हो रहे हैं दुनिया में, तो उसके बाद होगा ये कि सेंट्रल बैंक्स के पास दो ऑप्शंस होंगी, या तो वो और करेंसी प्रिंट करें या वो जो लिक्विडिटी सिस्टम में पड़ी हुई है लोगों का पैसा उसको ज़ब्त कर लें। हमने आपको बताया था कि वो जो कानून पास किया गया है जिसमें बैंक्स के पास पावर है पैसा जब्त करने की, मोस्ट प्रोबेबली वो पावर इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब सेंट्रल बैंक्स और पैसा प्रिंट नहीं कर सकते। उन्होंने देख लिया कि पैसा प्रिंट करने से सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, तो इसलिए मोस्ट लाइकली होगा ये कि लोगों का पैसा जब्त कर लिया जाएगा और डिपॉजिटर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। और उसके बाद करेंसी राइट्स भी पैदा हो सकते हैं और जंगें भी हो सकती हैं। और अगर आईएमएफ एसडीआर को लॉन्च करता भी है तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाए। तो इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी है कि 2018 के अंदर हर किस्म की पेपर करेंसी ख़त्म हो जाए, डॉलर भी ख़त्म हो जाए, एसडीआर भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि सिर्फ गोल्ड सरवाइव करेगा एज मनी। जिसके पास गोल्ड होगा इट मीन्स उसके पास पैसा है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और ग़ालिबन इसीलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से गोल्ड जमा कर रहे हैं अपने पास। तो गोल्ड चूँकि कम होता है, उसकी फिज़िकली स्टेबल होता है, यानी वो ना गलता है, ना सड़ता है, ना करोड होता है, ना उसको जंग लगता है, और इसलिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और इसको ना प्रिंट किया जा सकता है। इसलिए असल में गोल्ड ही है जिसको हम कह सकते हैं ये रियल मनी है। और अगर जैसा हमने आपको बताया पेपर करेंसीज जब ख़त्म हो जाएंगी तो सिर्फ गोल्ड का राज होगा। तो अब आप देखें कि चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका सीपैक बहुत मेजर हिस्सा है, हालांकि इसमें मूवमेंट ऑफ ऑयल और एनर्जी का बहुत जिक्र होता है और मूवमेंट ऑफ ट्रेड का बहुत जिक्र होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझने का है कि चाइना को कंटिन्यूसली गोल्ड भी ट्रांसपोर्ट करना है अपने मुल्क के अंदर, क्योंकि गोल्ड इज़ मनी, गोल्ड इज़ करेंसी, गोल्ड ही है जो एक मुल्क को चलाएगा। जिस मुल्क के पास गोल्ड नहीं होगा वो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। तो हालांकि चाइना अपना खुद का गोल्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको दुनिया के और ममालिक से गोल्ड लेना भी है। तो ये जो रोड और रेल का नेटवर्क है ये डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये भी याद रखें, हमने अपने पहले वीडियो में दिखाया था
कि चाइना का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो समुद्री रास्ता है, इस हालत में जब अगर पेपर करेंसीज कोलैप्स हो जाएंगी तो ये पॉसिबल है कि चाइना ब्लॉकेड करेगा, चाइना का ब्लॉकेड होगा। यूएस के सारे जहाज़ और एरोप्लेन्स खड़े हुए हैं साउथ और ईस्ट चाइना सी में। वो कोशिश करेंगे कि चाइना के अंदर ना सिर्फ तेल और गैस जाए, बल्कि चाइना के अंदर गोल्ड भी ना जाए, और इस तरह उनका दुश्मन कमज़ोर हो, जिसको वो समझते हैं चाइना को। तो अगर चाइना का समुद्री रास्ता ब्लॉक करेंगे और चाइना वहाँ से दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जहाँ से गोल्ड उसने लेकर आना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वगैरह, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड निकल सकता है बलूचिस्तान में। तो अगर वो सी के ज़रिए गोल्ड नहीं ला सकेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गोल्ड अगर जाएगा चाइना तो सी के ज़रिए जाएगा फ्रॉम द ईस्टर्न राउट, तो फिर अगर वो ब्लॉकेड होगा तो फिर वो पाकिस्तान के ज़रिए, सी पैक के ज़रिए गोल्ड अपने मुल्क में ले जा सकता है। और ये भी याद रखें कि बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड माइंस हैं जो अभी डेवलप नहीं हुई, और अफ़गानिस्तान में भी हैं, और रशिया में भी गोल्ड माइंस हैं जो कि डेवलप हो चुकी हैं, और चाइना जो है वो रशिया से भी गोल्ड लेता है। ये नक्शा आप देखें, इस नक्शे के अंदर जितने भी ये ग्रे एरियाज़ हैं, ये आपको शो होते हैं गोल्ड के डिपॉजिट्स दुनिया में। और ये आप ऊपर लिंक देख सकते हैं कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई है, अथॉरिटेटिव है। तो आप देखें कि रशिया के ईस्टर्न जोन में गोल्ड है, और अलास्का में है, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न जोन में है। लेकिन आप ये देखें, ये पूरी बेल्ट जो चाइना के साउथ में चल रही है, ये यहाँ पे गोल्ड है, और ये अफ्रीका के एरिया में गोल्ड है जिसमें कॉन्गो भी शामिल होता है। ये देखें, पाकिस्तान में गोल्ड है, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में है, ईरान में है, और सदर्न यूरोप में है, इटली, स्पेन, और यहाँ पे फार ईस्ट एशिया के मुल्कों में। ये आपको हैरत होगी देखकर कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है और सी पैक का इनिशिएटिव है, वो इसी खत्ते में डेवलप हो रहा है। यानी ये लगता है कि ये जो शेडेड एरियाज़ हैं ये असल में वन बेल्ट वन रोड के रोड्स हैं सारे, क्योंकि वो सारे रोड्स इसी खत्ते में बना रहा है चाइना। और सी पैक का रूट जो यहाँ बन रहा है, आप देखें ये पूरा इलाका गोल्ड से भरपूर है। अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान, यहाँ पे गोल्ड बेतहाशा है। और फिर ग्वादर का पोर्ट है, और ये जो चाइना अपना अफ्रीका से गोल्ड जाएगा, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से, वो भी है। तो आप असल में देखें कि ओबॉर का रूट चाइना की गोल्ड सप्लाईज को भी सिक्योर करेगा। इसका मतलब है कि सी पैक की इम्प्लीकेशंस बहुत ह्यूज हैं। जब पेपर करेंसीज ख़त्म हो जाएंगी, डॉलर और एसडीआर की ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ गोल्ड की वैल्यू होगी। अच्छा, अब पाकिस्तान चूँकि कॉन्डुएट होगा नॉट ओनली फॉर एनर्जी बट ऑल्सो फॉर गोल्ड, इसलिए पाकिस्तान का सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी होगा चाइना के लिए। और चाइना से इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान के अंदर भी पैसा हो, यानी पाकिस्तान के अंदर भी गोल्ड हो। और इसीलिए पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को भी गोल्ड, यानी जो गोल्ड खुद पैदा करेगा बलूचिस्तान में, या अगर वो गोल्ड इंपोर्ट करता है दूसरे मुल्कों से, तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को कभी नहीं रोकेगा कि वो गोल्ड अपने पास जमा करे, क्योंकि गोल्ड ही करेंसी होगी 2018 ऑनवर्ड्स, मोस्ट प्रॉबेबली अकॉर्डिंग टू मोस्ट एनालिस्ट्स। लिहाजा देखा जाए कि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल अर्थक्वेक आने वाला है, इसके बैकड्रॉप में जो 46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, ये असल में कुछ भी नहीं है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगती है, क्योंकि पूरी कंट्रीज़ का वजूद इस सी पैक के कॉरिडोर पे डिपेंड करता है। तो हमने ये नक्शा बना के आपको दिखाया है कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स क्रैश होंगी और दुनिया के अंदर फाइनेंशियल वर्ल्ड एक डायनामाइट की तरह होगा, तो उस वक्त चाइना और पाकिस्तान उठ खड़े हो सकेंगे, क्योंकि ये सी पैक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2017 में इसको कंप्लीट करेंगे, और एनर्जी के साथ साथ गोल्ड के ज़खायर भी जो हैं वो इन मुल्कों में जमा हो सकेंगे। और अगेन हम आपसे कहें, जो जिस मुल्क के पास गोल्ड होगा वही मुल्क सरवाइव करेगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।